सो लिक्विड को हम रखेंगे किसी ना किसी टाइप के कंटेनर में रखा जाएगा। तो चलिए, क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, सो लेट अस से हमारे पास एक बीकर है। तो ये ग्लास का बना हुआ बीकर है, इसमें हमने लिक्विड फिलअप किया हुआ है। लेट्स से अप टू दिस लेवल है। यार अगर थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, लेट्स से दिस इज इट। सो स्टूडेंट्स प्लीज ध्यान देना, आपका लिक्विड भरा हुआ है अप टू विच लेवल, अप टू दिस लेवल है। तो ये हो गया आपका इनिशियल। नाउ वन मोर थिंग, सिंस यू आर डीलिंग इन लिक्विड्स, वी आर डीलिंग विद द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड। इसका लेंथ तो होगा नहीं, तो इस लिक्विड की क्या होगी, इस लिक्विड की आपकी कैलकुलेशन होगी वॉल्यूम में। जो कंटेनर है, ये कंटेनर आपको बताएगा कि कितना वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड आपके पास में है। तो ये मेरा इनिशियल लेवल हो गया लिक्विड का। वेरी गुड। एके अब स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, नेक्स्ट स्टेप पे ध्यान दीजिए। वी आर गोइंग टू हीट द कंटेनर। तो हमने इधर कंटेनर को हीट करना शुरू कर दिया और हम चले गए। वी स्टार्टेड हीटिंग दिस कंटेनर। अब वो ऐसे कैसे हीट होगा, आप उसको एक स्टैंड पे रखेंगे। चलिए, तो ये आपका हीटिंग प्रोसेस शुरू हो गया। अब ये हीट हो रहा है एंड व्हाट वी डू इज वी लीव। हमको मालूम है कि अब ये 2-4-5 मिनट तो चलने वाला है। हम गए, बाहर गए, अपना कुछ दूसरा काम किया, या कुछ और लैब में ही है तो कुछ और काम कर रहे हैं। फिर हम यहाँ वापस आए और हमने देखा कि लिक्विड पहुंच गया यहाँ पे। तो हम जो एक्सपेंशन कंसिडर करेंगे वो कहां से कहां हो गया, वो हो गया ए से बी। प्लीज ध्यान दीजिए जो मैं बता रहा हूं आपको। तो हम जो एक्सपेंशन कंसिडर करेंगे वो कहां से कहां पे हो गया भाई, वो हो गया ए से बी। पर ये रियल एक्सपेंशन नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड नाउ व्हाट आई एम सेइंग। ये असली एक्सपेंशन नहीं है, इसको बोला जाएगा apparent expansion. This is what appears to us. This is not the real expansion, students. तो अब असलियत में हुआ क्या, आपने हीटिंग शुरू किया तो सबसे पहले कौन हीट हुआ, सबसे पहले ग्लास हीट हुआ। नहीं नहीं, वेपर में नहीं, हम उतना लेवल पे नहीं लेके जा रहे। वेरी गुड संस्कृति। सबसे पहले ये बाहर का जो ग्लास है, पहले ये ग्लास हीट होगा। नो नो, इट इज नॉट अबाउट इवेपोरेशन। प्लीज अंडरस्टैंड, यहां पर इवेपोरेशन तक हम नहीं लेके जा रहे। आप 5, 10 डिग्री, 20 डिग्री हीट कीजिए, इट इज नॉट अबाउट इवेपोरेशन। प्लीज अंडरस्टैंड, द फर्स्ट थिंग दैट गेट्स हीटेड इज द फ्लास्क। ये जो आपका ग्लास का कंटेनर है, बीकर है, ये पहले गर्म होगा। और ग्लास जो है, सॉलिड्स एक्सपैंड ऑन हीटिंग, तो ये ग्लास एक्सपैंड होगा। तो जो आपका ग्लास आपको ऐसा दिखाई दे रहा था, अब हो सकता है ये थोड़ा एक्सपैंड हो गया। जब ग्लास एक्सपैंड होगा, अब सोच के बताइए, आपका जो लिक्विड लेवल है वो ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा? कम ऑन स्टूडेंट्स,
लिक्विड लेवल ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा? नीचे आएगा। सबको समझ में आ रहा है नीचे आएगा? तो आपका जो लिक्विड लेवल है वो ए से आ गया नीचे, ये आ चुका है यहां पर। लेट अस से दिस इज पॉइंट सी। अब आपके ग्लास का एक्सपेंशन खत्म हो गया, लिक्विड लेवल नीचे आ चुका है। अब जो राइज होगा वो लिक्विड का राइज होगा, वो लिक्विड का असली राइज होगा। सो द रियल एक्सपेंशन is from C to B. This is the real expansion. अगर आप सिर्फ लिक्विड का इनिशियल और लिक्विड का फाइनल देखेंगे तो उसको बोलते हैं apparent expansion. This is expansion of the liquid, ठीक है, without consideration of the glass. जबकि real expansion क्या होगा? Real expansion is expansion of the glass as well as that of the liquid. फर्क समझ में आ रहा है आपको? तो ग्लास का एक्सपेंशन कैसे निकालेंगे आप देखिए। You will have Vg2 is equal to Vg1 1 plus gamma T2 minus T1। तो बेसिकली ये आपका V2 निकालोगे ना, वॉल्यूम, करेक्ट, वॉल्यूम एक्सपेंशन रहेगा। तो V2 is equal to V1 1 plus gamma T2 minus T1। लिक्विड का आपको एक्सपेंशन निकालना है तो VL2 is equal to VL1 1 plus gamma T2 minus T1। लिक्विड का गामा और ग्लास का गामा आपको दिया जाएगा। लिक्विड का और ग्लास का जो गामा का वैल्यू है वो आपको दिया जाएगा। अब ग्लास के केस में, इन केस ऑफ सॉलिड्स, वो आप लोगों को कैसे कंफ्यूज करता है देखिए। वो लिक्विड में आपको देगा गामा का वैल्यू, गामा ऑफ द लिक्विड विल बी गिवन टू यू। यहां वो क्या करेगा पता है आपको? ग्लास में वो आपको ग्लास का ना अल्फा देगा। अगर आपको ग्लास का अल्फा दिया जाएगा तो जरा बताइए। शाबाश संस्कृति, अल्फा है, मेरे को मालूम है, गामा चाहिए। वेरी गुड भारती। एंड व्हाट इज द रिलेशन बेटा? हाउ विल आई फाइंड गामा? वेरी गुड तन्वी। अल्फा इज गामा इज इक्वल टू 3 टाइम्स अल्फा, कल हम लोग ने किया था। तो जब आप ऐसा वॉल्यूम और एरिया वाले क्वेश्चन करते हो तो ध्यान देने का, कभी कभी क्या होता है वो जानबूझ के अल्फा देता है, अपन वो मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करना भूल जाते हैं और फिर अपना आते हुए भी अपना आंसर रॉन्ग हो जाता है। वेरी गुड AK, बहुत बढ़िया। चलिए स्टूडेंट्स, सो लेट्स सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन। जो पहला प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 1, वो इसी से रिलेटेड है। आपका टेक्स्ट बुक में आइए, पेज 140 पे देखिए। There is a glass flask. हाँ ठीक, ले लीजिए। चलिए, आई विल ओनली बी हेल्पिंग यू विद द न्यूमेरिकल। आपको पूरा सॉल्व करना रहेगा, वो ये आपका होमवर्क रहेगा। देयर इज अ ग्लास फ्लास्क जिसका वॉल्यूम दिया है 1 into 10। रिपीट द पेज नंबर। पेज नंबर इज 140। क्वेश्चन नंबर 3, पेज 140 पे देखिए, क्वेश्चन 3 का फर्स्ट वन। सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। So glass flask has a volume 1 into 10 raised to minus 4 meter cube। तो उसने आपको ग्लास फ्लास्क का इनिशियल वॉल्यूम दिया है। इट इज फिल्ड विद लिक्विड एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड। T1 मिल गया अपने को 30 डिग्री सेंटीग्रेड। The temperature of the system is raised up to 100 degree centigrade
how much of the liquid will overflow? तो क्वेश्चन है कि how much of the liquid will overflow? गामा ग्लास, गामा लिक्विड दोनों दिया हुआ है। चलिए तो देखिए आपको क्या करना रहेगा इसमें। सबसे पहले फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ता हूं एंड प्लीज थिंक एंड आंसर। आप ये कर सकते हो, आई बिलीव आप ये कर सकते हो। ये अगर आपको समझ में आए तो इसी लॉजिक को अपने को इस न्यूमेरिकल में डालना है। अपने पास एक ग्लास फ्लास्क है जिसका वॉल्यूम है 1 × 10⁻⁻⁴ मीटर क्यूब। तो ये मेरे लिए क्या हो गया, ट्राई टू आइडेंटिफाई द डेटा। आपने डेटा आइडेंटिफाई कर लिया तो आपका काम हो जाएगा। तो कहने से मुझे Vg1 मिल गया। वेरी गुड भारती। See students, you really need to apply yourself. अब जाके फिजिक्स में मजा आता है और बात बनती है। तो आपके पास Vg1 मिल गया। इट इज फिल्ड विद अ लिक्विड विच इज एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखिए आपको T1 मिल गया। The temperature of the system is raised to 100. तो आपने 100 तक सिस्टम को रेज कर दिया। और दोनों का गामा का वैल्यूज दिया है, ग्लास का एंड लिक्विड का। तो मुझे ग्लास और लिक्विड दोनों मालूम। तो अब क्या है, हम कैसे चेक करेंगे कि ओवरफ्लो होगा कि नहीं होगा, होगा तो कितना ओवरफ्लो होगा। तो बेसिकली फर्स्ट आई विल कैलकुलेट द इंक्रीज इन वॉल्यूम। तो आई विल कैलकुलेट डेल्टा Vg कि ग्लास कितना एक्सपैंड हुआ, ये हम कैलकुलेट कर लेंगे। फिर हम कैलकुलेट करेंगे कि लिक्विड कितना एक्सपैंड होगा, और जो भी दोनों का डिफरेंस है वो मेरा आंसर है। एक एग्जांपल समझो, ग्लास एक्सपैंड हुआ 100 यूनिट्स और लिक्विड एक्सपैंड हुआ 150 यूनिट्स। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? 150 माइनस 100, तो 50 यूनिट बाहर निकल जाएगा। अब दूसरा तरीका, अगर ग्लास हुआ 150 यूनिट्स एक्सपैंड और लिक्विड हुआ 100 यूनिट्स एक्सपैंड, इसका मतलब ओवरफ्लो नहीं होगा। अगर ग्लास का एक्सपेंशन ज्यादा है और लिक्विड का एक्सपेंशन कम है तो ओवरफ्लो नहीं है। If liquid expansion is more, glass expansion is less, liquid will overflow of whatever is the difference between them. चलिए ये आपका सॉल्यूशन आप करेंगे ये फर्स्ट क्वेश्चन का। तो दिस वाज स्टिल अ कंटिन्यूएशन ऑफ द लास्ट थिंग। ये मुझे क्यों करना पड़ा, क्योंकि आपका ये पहला न्यूमेरिकल इसके ऊपर बेस था और ऐसा कुछ अपने बुक में दिया नहीं है। चलिए स्टूडेंट्स, सो लेट्स क्विकली गेट टू टुडेज वर्क। ये अपना एक्स्ट्रा काम था, आज का काम शुरू करते हैं। आज का काम लकीली आपको बहुत अच्छे से आता होगा, क्योंकि आपको फिजिक्स ना पसंद है पर आपको केमिस्ट्री बहुत पसंद है। और आज जो हम करने जा रहे हैं वो सब आप केमिस्ट्री में कर चुके होंगे। जो लोग को फिजिक्स अच्छा नहीं लगता है, प्लीज रिमेंबर, आप केमिस्ट्री में स्पेशली जो हीट सेक्शन है उसको बहुत अच्छे से करना। आपका 11th स्टैंडर्ड का वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये वो सब टॉपिक्स बहुत अच्छे से करना। आपका फिजिक्स 12th स्टैंडर्ड का 3-4 चैप्टर आराम से निकल जाएगा। तो जो आपका केमिस्ट्री का इनिशियल चैप्टर्स है, पहला जो 2-3 चैप्टर है वो भाई बहुत अच्छे से करना आप लोग। 11th स्टैंडर्ड का करो तो 12th स्टैंडर्ड में भी काम में आएगा आपको। ओके चलिए, तो हम लोग का काम है, हम आज निकालने वाले हैं आइडियल गैस इक्वेशन। तो अपनी जो स्टोरी चलेगी आज, इट विल बी अबाउट द आइडियल गैस इक्वेशन। हाँ भाई बोलो, किसी को याद है आइडियल गैस इक्वेशन? PV is equals to nRT.
PV इक्वल टू NRT, बहुत बढ़िया, शाबाश निशा। सो PV इक्वल टू NRT इज माय आइडियल गैस इक्वेशन। अब ये किसको किसको मिला के, किस किस को कंबाइन कर करके बनाया गया, आपको मालूम है? लुजैक्स लॉ, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ। एक्सीलेंट। तो इसमें अभी आपका केमिस्ट्री है एक्चुअली, सो आइडियल गैस इक्वेशन फिजिक्स में हम बेसिकली इसका प्रोपोर्शनैलिटीज को ज्यादा स्टडी करते हैं। सो पहला लॉ, Boyle's law, then we have the Charles law, and then we have the Gay-Lussac's law. अभी एक एवोगाड्रोस लॉ भी है, वो केमिस्ट्री का है एक्चुअली। एनीवेज, फिजिक्स में हम लोग उसको इंक्लूड नहीं करते, हम लोग ये तीन से आइडियल गैस इक्वेशन बनाते हैं। केमिस्ट्री में ऑल्दो वो एवोगाड्रोस लॉ भी रहता है, वी विल राइट इट डाउन, बट पहले अपन इससे बना लेंगे, फिर अपन एवोगाड्रोस लॉ भी साथ में देख लेंगे। तो बॉयल्स साहब क्या बोलते हैं, देखिए बॉयल्स साहब का क्या बोलना है, किसी को याद है बॉयल्स लॉ? V is inversely proportional to P. अच्छा, तो सबसे पहले ये सब लॉज चालू करने के पहले एक चीज अपने को और ध्यान में रखना चाहिए कि ये जो आइडियल गैस रिलेशन है या आइडियल गैस इक्वेशन है, ये तीन चीज का रिलेशनशिप है। इट इज अ रिलेशनशिप ऑफ P, V एंड T। वेरी गुड संस्कृति। तो इसमें तीन लॉ याद रखना डिफिकल्ट नहीं है, आप सिर्फ ये याद रखो कि किसमें कौन सा पैरामीटर कांस्टेंट। तो जो कांस्टेंट वो आपके इक्वेशन का पार्ट नहीं है, बाकी के दोनों का इक्वेशन में बनेगा। तो बॉयल्स लॉ साहब ने या बॉयल्स साहब ने जब किया था तो उन्होंने क्या किया था, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा था। सो वी आर ट्राइंग टू गेट अ रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो बॉयल्स लॉ में क्या कांस्टेंट है, बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट। अब ध्यान से देखो, अगर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, कौन सा दो चीज बचा आपके पास? आपके पास बचा प्रेशर और आपके पास बचा वॉल्यूम। अब थोड़ा सा सोचिए, अगर आप किसी चीज के ऊपर प्रेशर बढ़ाएंगे, अगर आप किसी चीज के ऊपर प्रेशर बढ़ाएंगे तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बहुत बढ़िया। और अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है, अगर कोई एक्सपैंड होता चला जा रहा है, मतलब उसके ऊपर प्रेशर जो है वो कम है। इसका मतलब प्रेशर और वॉल्यूम का जो रिलेशनशिप है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो सेकेंड आप लिख सकते हो उसका रिलेशनशिप। सो एट कांस्टेंट temperature, pressure is inversely proportional to the volume. That means what? That means PV is equal to constant. तो ये हो गया आपका बॉयल्स लॉ। आइए चलते हैं, चार्ल्स साहब ने क्या बोला, सबने एक एक पैरामीटर को कांस्टेंट कर दिया। तो अब चार्ल्स साहब के टाइम पे जो उन्होंने पैरामीटर को कांस्टेंट किया वो था प्रेशर। तो प्रेशर इज कांस्टेंट। वेरी गुड संस्कृति, प्रेशर आपने कर दिया कांस्टेंट। तो अब कौन से दो पैरामीटर बचे? आपके पास बचा वॉल्यूम और आपके पास बचा टेम्परेचर। तो जब आप किसी चीज को हीट करोगे तो हीटिंग की वजह से उसका जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट है वो बढ़ेगा।
and it will need more space. तो जो वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन है, it will be of the form that volume is directly proportional to temperature. टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा. बहुत बढ़िया भारती. So V upon T is equal to constant. ये आपका हो गया चार्ल्स साहब का लॉ. भारती जी सब आंसर तो आप बराबर देते हो, फिर ऐसा क्यों बोलते हो कि फिजिक्स समझ में नहीं आता है? समझ में तो सब आ रहा है आपके. चलिए तीसरा साहब को पकड़ते हैं. ये गे और ल्यूजैक भाई कंबाइन नहीं है वो वर्ड, जरा उसमें बीच में देखो मैंने डैश डाला ईमानदारी से, तो कहीं पर भी कुछ गलत विचार नहीं आने चाहिए आपके मन में. हाँ तो क्या बोलते हैं इधर, ये ल्यूजैक साहब ने अब तीसरे तक पहुंचते पहुंचते समझ लो टी निकल गया, पी निकल गया. तो अब गे ल्यूजैक साहब ने क्या किया रहेगा, गे और ल्यूजैक अलग अलग आदमी थे, तो इसमें भी कांस्टेंट कर लो. अब क्या बचा, प्रेशर और टेम्परेचर. अब प्रेशर और टेम्परेचर का क्या रिलेशन होगा सोचिए. जैसे जैसे आप हीटिंग करेंगे तो जो मॉलिक्यूल्स है उनका स्पीड बढ़ेगा कि कम होगा, बढ़ेगा. जब स्पीड बढ़ेगा और उनको किसी कंटेनर में रखा जाएगा तो दे विल बी गोइंग एंड हिटिंग द कंटेनर विद मोर स्पीड. एंड व्हेन दे आर हिटिंग, वेरी गुड जॉर्डन, व्हेन दे आर हिटिंग विद मोर स्पीड, तो अगर आप भाग के गए और बहुत जोर से टक्कर मारा किसी चीज को, तो आपने जो प्रेशर दिया वो बढ़ा कि कम हुआ, बढ़ा. बढ़ा. मतलब प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन समझिए कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा प्रेशर भी बढ़ेगा. सो P अपॉन T ये हो गया कांस्टेंट. अब ये तीनों को कंबाइन किया गया और एक रिलेशनशिप बना उससे, जो ये तीनों चीज जिसमें ट्रू है, इट इज P V अपॉन T, दिस इज अ कांस्टेंट. तो देखो इधर P बाई T दिख रहा है आपको, P बाई T, V बाई T दिख रहा है आपको, V बाई T, और PV भी दिख रहा है आपको, PV. So all the three things combined, we came up with this relationship that PV upon T, this is a constant, is constant को नाम दिया गया R, जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. तो ये R का नाम है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. तो आपका फाइनल इक्वेशन जब आप लिखोगे तो आप लिख सकते हो PV इज इक्वल टू RT. Now this is for 1 mole of a gas. So when there are n moles of the gas, तो आप कैसे लिखोगे इसको, आप लिखोगे PV is equal to nRT. So this is the general expression. N stands for the number of moles. और अब देखिए आपका जो एवोगैड्रोस लॉ था वो है V upon N का. V upon N is equal to a constant and that is your Avogadro's law. वो फिजिक्स के रिलेशनशिप में नहीं आता है, दैट इज व्हाई आई हैव नॉट शोन इट ओवर हियर. बट जब आप पढ़ते हो, आप केमिस्ट्री से पढ़ो या फिजिक्स से पढ़ो, आपको ये चारों लॉज मालूम होना चाहिए. अब ये जो R है, R इसका भी एक वैल्यू है 8.314. बहुत बढ़िया, 8.314. व्हाट अबाउट द यूनिट? What about the unit? Come on students, R का यूनिट बोलो.
वेरी गुड वेरी गुड निशा, बहुत बढ़िया बेटा। सो आर का यूनिट है जूल पर मोल केल्विन। आपको आर का यूनिट चाहिए, एन और टी को नीचे ले लो। पीवी प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज वर्क डन इज जूल्स, तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज जूल्स। एन इज द नंबर ऑफ मोल्स, ये आ गया मोल। टेम्परेचर इज इन केल्विन, ये आ गया आपके पास केल्विन, तो ये हो गया आपके पास 8.314 जूल पर मोल केल्विन। जब आप इसको एंट्रेंस में यूज करोगे, यू कैन टेक इट एज 8.4 जूल पर मोल केल्विन। इसको जब कैलोरी में कन्वर्ट कर दोगे तो कितना हो जाएगा? अभी 8.4 के हिसाब से कैलकुलेट करके बताओ। 2 calorie. Very good. So this thing, it will be 2 calorie per mole Kelvin. आपको उस दिन मैंने वो फैक्टर दिखाया था, 4.2 का फैक्टर होता है। तो स्टूडेंट्स इसका एक पिक ले लीजिए प्लीज। और आपके टेक्स्ट बुक में पेज 141 प्लीज ट्राई प्रॉब्लम नंबर 9। चलिए अभी कीजिए प्रॉब्लम नंबर 9 ट्राई कीजिए। आपके टेक्स्ट बुक पेज 141 का प्रॉब्लम नंबर 9 प्लीज अभी का अभी ट्राई कीजिए। A gas at 900 डिग्री सेंटीग्रेड। नाउ प्लीज रिमेंबर, यहाँ पर डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं चलेगा, अपने को उसको केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो गैस इज एट 900 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आप उसको कर दो 900 प्लस 273, इतना हो गया केल्विन में। इट इज कूल्ड until both pressure and volume are half। तो प्रेशर और वॉल्यूम क्या हो गया? प्रेशर और वॉल्यूम हो गया हाफ। कैलकुलेट द फाइनल टेम्परेचर। चलो भाई, सब कुछ इधर आपके सामने है बोर्ड पे। गिवन देखो, गिवन कैसे लिखोगे आप? इधर देखो, गिवन लिख के दिखा रहा हूं आपको मैं। T1 दिया है 900 प्लस 273 केल्विन। 0.15 लेना है तो ले सकते हैं, बट 273 से अपना काम चल जाएगा। P2 is P1 upon 2, V2 is V1 upon 2। उसने बोला है प्रेशर एंड वॉल्यूम विल बिकम हाफ। कैलकुलेट द फाइनल टेम्परेचर। T2 चाहिए। चलिए आपका फॉर्मूला देखिए, यूज दिस PV अपॉन T, दिस इज अ कांस्टेंट। तो आपका फॉर्मूला देखोगे क्या होगा? इधर देखो, इधर लिख रहा हूं मैं। P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। आपको P1 V1 P2 V2 के बीच में रिलेशन मालूम है, T1 मालूम है, T2 चाहिए। एक अननोन है, प्लीज सॉल्व एंड टेल मी द आंसर क्विकली। सो यू आर कूलिंग द गैस, उसने क्लियरली बोला है कूलिंग, तो आपका आंसर जो आपके पास T1 था उससे कम आना चाहिए। नाइन 900 प्लस 273, 1173, 1200 पकड़ लो। 1200 डिवाइड बाय 4, 300 के आसपास आएगा, 300 से थोड़ा कम। Yes, come on students.